नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। हम आपको सीरीज वाइज बता रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में किस सीट पर कौन से प्रत्याशी इस बार आगे निकल सकते हैं, यानी कौन से प्रत्याशी बाजी मार सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में हम चौथे चरण की बात करेंगे। चौथे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई, जिसमें समस्तीपुर, दरभंगा, उजियारपुर, बेगूसराय और मुंगेर सीट शामिल है। शुरुआत हम मुंगेर सीट से करेंगे। मुंगेर सीट काफी हॉट सीट मानी गई। इसके वजह 2 है। एक तो ललन सिंह है, जो वहां से सिटिंग सांसद है। वहीं दूसरी ओर बाहुबली अशोक महतो ने इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए अपनी शादी रचा ली। लालू यादव के कहने पर अशोक महतो ने शादी की और उनकी पत्नी अनीता देवी ने इस बार राजद के टिकट पर मुंगेर से चुनाव लड़ा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे एडिटर पवन प्रकाश मौजूद हैं। सर, इस बार अशोक महतो ने मुंगेर से चुनाव लड़ने के लिए शादी रचा ली। क्या लगता है उनकी शादी कितनी कामयाब हुई है? शादी उनकी कामयाब हुई कि नहीं हुई तो बाद में पता चलेगा। पॉलिटिकल जो माइलेज या पॉलिटिकल जो शुरुआत उन्होंने की, अशोक महतो ने की है, अशोक महतो को शुरुआत में काफ़ी माइलेज मिला। लगा कि अशोक महतो पूरी तरह से लीड कर जाएंगे, ललन सिंह बैकफुट की तरफ जाते दिख रहे थे। लेकिन फिर एक वक्त आया कि अनंत सिंह जो पूर्व विधायक मोकामा के हैं और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर भी वो पड़ता है, उनकी वाइफ जो है नीलम सिंह अभी भी विधायक है वहाँ से। आरजेडी की विधायक हैं लेकिन बागी हो चुकी हैं, वो जदयू की तरफ अब जा चुकी हैं, एनडीए की तरफ जा चुकी हैं। किस पार्टी में जाएंगी तो आगे पता चलेगा। लेकिन ललन सिंह की स्थिति इतनी नाजुक हो गई कि उन पर आरोप ये लगे कि उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए अनंत सिंह को निकलवाया, जबकि अनंत सिंह को पैरोल मिलने का रीज़न उनका पारिवारिक बंटवारा और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जिसके कारण वो आए थे 15 दिनों के पैरोल पे और फिर वो जेल के अंदर गए। लेकिन ललन सिंह का सही मौके पर आ जाना, अनंत सिंह का सही मौके पर जेल से बाहर आना ललन सिंह के लिए लग रहा है कि फ़ायदे वाला, मतलब ये संयोग बना है। ललन सिंह शुरुआत में पिछड़ रहे थे, लेकिन अनीता देवी और या यूँ कहें कि पर्दे के पीछे से जो काम कर रहे थे उनके पति अशोक महतो बहुत सफल नहीं हुए हैं। लग रहा है कि मुंगेर सीट जो है इस बार भी चौथी बार लगातार एनडीए के पास ही रहेगी। पिछले बार ललन सिंह एनडीए के तौर पर ही जीते थे। 2014 में उन्हें वीना सिंह से हार मिली थी। तो वीना सिंह से हार मिली थी क्योंकि जदयू अलग लड़ा था। उसके पहले भी ललन सिंह मुंगेर से सांसद थे। ललन सिंह वहाँ से पुराना अनुभव है, क्षेत्र में लोग उनको जानते हैं, भूमिहार वोट बैंक उनके साथ ही रहता है, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। हर बार दोनों तरफ भूमिहार ही रहते हैं, लेकिन कैंडिडेट कोई भी हो, ललन सिंह के पास तब तक भूमिहार वोट देते हैं जब तक वो एनडीए में रहते हैं। तो इस बार भी एनडीए में है तो कमोबेश वोट उन्हीं को मिला है। और बाकी सब चीज़ें हटा दें तो ललन सिंह इस बार वहाँ से एज लेते दिख रहे हैं। सर, ललन सिंह को नीतीश कुमार का अपार समर्थन मिला। ऐसा कहा गया कि नीतीश कुमार ने सबसे ज़्यादा अगर किसी सीट के लिए पसीना बहाया है तो वो मुंगेर सीट थी। क्या कहना है आपका? नीतीश कुमार तो बहाएंगे ही, वो निश्चित तौर पर उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं ललन सिंह, तो वो बहाएंगे ही। लेकिन ललन सिंह की अपनी मेहनत वहाँ ज़्यादा कारगर है। नीतीश कुमार की भी मेहनत है, लेकिन ललन सिंह जब तक अपने सीट के लिए खुद नहीं लगते, आपने देखा होगा ललन सिंह ने कहीं और बहुत प्रचार में उनको ना शामिल किया गया, ना वो प्रचार के लिए गए हैं। वो अपनी सीट तक कन्फाइंड होकर ही रह गए, क्योंकि जो चौथे चरण का चुनाव हुआ वो मिड तक आया। तो मिड तक आया तो उसके बाद से जदयू की बहुत सीटें बची नहीं, या जहाँ बची भी उनकी ज़रूरत नहीं थी। इसलिए ललन सिंह प्रचार से दूर रहे, लेकिन अपने सीट पर पूरी तरह से सक्रिय रहे। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अशोक महतो का शादी करना बहुत कामयाब नहीं हुआ। हालांकि अब हम दरभंगा सीट की बात करेंगे। दरभंगा से बीजेपी के सांसद है गोपाल जी ठाकुर। इस बार भी बीजेपी ने उन्हें ही रिपीट किया है, लेकिन लालू यादव ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया है। पिछली बार वहां से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने चुनाव लड़ा था, हालांकि वो हार गए थे। इस बार ललित यादव को लालू यादव ने उम्मीदवार बनाया है। ललित यादव वहां से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस बार ललित यादव दरभंगा निकाल लेंगे? निकाल लेंगे नहीं निकालेंगे वो अलग बात है, लेकिन लालू यादव ने बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन से इस बार टिकट जो वहाँ सीटों का बंटवारा किया है। टेंटेटिव ये था कि जब जदयू छोड़कर अली अशरफ फातमी आरजेडी में शामिल हुए थे तो ऐसा लगा कि वो दरभंगा सीट पर लड़ेंगे, उसी सीट से वो सांसद थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि लालू यादव ने उस सीट पर ललित यादव को अनाउंस कर दिया, जो दरभंगा ग्रामीण से विधायक भी हैं। तो दरभंगा ग्रामीण के विधायक अब वहाँ के सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ हिंदू वर्सेस मुसलमान होने की स्थिति लालू यादव ने ये एक कदम उठाकर नहीं करने दिया।
तो अभी क्या है कि ललित यादव एक्स मिनिस्टर रहे हैं, पहचान ठीक-ठाक है, यादव वोट बैंक तो है ही, लालू का कैडर वोट बैंक जो आरजेडी का कैडर वोट बैंक है, वो भी मिलेगा। कुछ और चीज़ों को उन्होंने अलग हटा दिया, हिंदू वर्सेस मुसलमान होने की जो स्थिति वहाँ लालू यादव ने नहीं रखी, उसका फ़ायदा उनको मिल सकता है। लेकिन वो फ़ायदा इतना नहीं मिल सकता है कि वो सीट जीत जाएँ। उनकी जीत में सबसे बड़ी जो बाधा है, वो वोट का जो कन्वर्जन है। गोपाल जी ठाकुर पिछले बार बड़े मार्जिन से जीते थे, तो इस बार भी मार्जिन वो कम भी होगा तो कितना होगा, ये सोचना पड़ेगा। दरभंगा में संजय झा की अलग मेहनत है, जदयू ने भी मेहनत की है। वो सीट ले देकर वो भाजपा की ही रही है। 2 बार वहाँ से कीर्ति आज़ाद लगातार जीते, उसके बाद से गोपाल जी ठाकुर आए, वो भी जीते। इस बार भी वो लड़ रहे हैं, तो इस बार भी उनकी जीत में बहुत मुश्किल नहीं है। हालाँकि ललित यादव उन्हें कड़ी टक्कर ज़रूर देंगे। लालू यादव पर ये आरोप भी लगा अब्दुल बारी सिद्दीकी के टिकट कटने से कि मुस्लिमों को इस बार बहुत कम टिकट दिया गया है राजद की तरफ से। और दरभंगा में जिस तरह से अब्दुल बारी सिद्दीकी का टिकट कटा, उसे लेकर काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा। तो कहीं ये भी वजह हो सकता है वहाँ ललित यादव के पिछड़ने का? नहीं, दरभंगा से अगर टिकट कटा तो ये भी देखना होगा कि मधुबनी से मिला। वहाँ अली अशरफ फातमी को मधुबनी से मिला है और अब्दुल बारी सिद्दीकी लगातार फेल हो रहे हैं। एक टाइम में वो कद्दावर नेता आरजेडी के रहे हैं, नो डाउट। वो आरजेडी ने उन्हें जब महागठबंधन की सरकार बनी तो वित्त मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया। लेकिन उन पर पूरा भरोसा जताए जाने के बावजूद 2019 का चुनाव वो हारे, 2020 का चुनाव हारे और अब उनकी मतलब पॉलिटिकल जो एक कद्दावर वाली छवि थी, वो ख़त्म होती जा रही है। अब वो आरजेडी के लायक उस चुनाव मतलब जिताऊ नहीं रह गए हैं, इसलिए उनका टिकट कटना तय था। अली अशरफ फातमी की इमेज दूसरे टाइप की है, तो इस बार उन्हें मधुबनी से दिया है। मुसलमानों के को जितनी सीटें आरजेडी ने दी है, उस पर बहस अलग से हो सकती है, लेकिन दरभंगा में उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये गड़बड़ है, क्योंकि मधुबनी उससे सटी सीट है मधुबनी, वहाँ से मिला है, आरजेडी ने मुसलमान को ही कैंडिडेट दिया है। उजियारपुर सीट की बात करेंगे। उजियारपुर में भी इस बार कड़ी टक्कर हुई क्योंकि वहां से बीजेपी के नित्यानंद राय इस बार फिर से वही दोहराए गए। नित्यानंद राय ही बीजेपी के उम्मीदवार थे। वही दूसरी ओर राजद ने आलोक कुमार मेहता को उतारा। उजियारपुर में सर इस बार काफी टफ मुकाबला देखा गया। वहां क्या लगता है कि इस बार क्या हो सकता है? इस बार मुकाबला वाकई वहाँ मुश्किल है। आलोक मेहता और नित्यानंद राय की ये जो लड़ाई है, ये दूसरी बार हो रही है। एक बार वो 2014 में लड़े थे, जब आरजेडी के से आलोक मेहता थे और बीजेपी से नित्यानंद राय थे। नित्यानंद राय का वो पहला चुनाव था उस सीट पर और आगे बढ़कर सिर्फ 60,000 से वोटों से जीत सके थे। जबकि आप पिछला चुनाव देखेंगे तो पिछला चुनाव वो बड़े मार्जिन से जीते और इस बार भी उन्हें ही एज है। जबकि जो उजियारपुर लोकसभा सीट के अंदर में जो 6 विधानसभा सीटें हैं, उसमें आधे-आधे की स्थिति है। मतलब 3 सीट एनडीए के पास है, 3 सीट इंडी या यूपीए या जो भी कहें आप, दूसरे दलों के पास है। तो इसमें क्या है कि आसान बहुत नहीं है, लेकिन हालात ये भी है कि वहाँ से नित्यानंद राय हार जाएँगे, ये सोच पाना मुश्किल है। अभी उनके खिलाफ माहौल है। कुछ लोग कहते हैं कि अग्निवीर योजना का इम्पैक्ट वहाँ ज़्यादा है, जो उसके खिलाफ में माहौल है। बाकी सारी चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन नित्यानंद राय की अपनी मैनेजमेंट स्थिति जो है, वो दूसरे टाइप से रही है। वो संगठन में काफ़ी लंबे टाइम तक काम किया है, भाजपा के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो उन्होंने हर वो मैनेजमेंट किया ही होगा, जिससे वो चुनाव जीत सकें। उन्हें हारने की सोच पाना इस चुनाव में मुश्किल की बात है। आलोक मेहता निश्चित तौर पर कड़ी टक्कर देंगे, क्योंकि जब आलोक मेहता लड़े थे तो सिर्फ 60,000 से नित्यानंद जीते थे। तो इस बार वही स्थिति है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन इस बार भी मुझे लगता है कि नित्यानंद राय ही आगे बढ़ सकते हैं। समस्तीपुर लोकसभा में इस बार की लड़ाई बेहद दिलचस्प है क्योंकि समस्तीपुर में जो भी प्रत्याशी हैं, जो मुख्य प्रत्याशी हैं, वो नीतीश कैबिनेट के 2 मंत्रियों के पुत्र पुत्री हैं। एक तरफ अशोक चौधरी की बेटी हैं शांभवी चौधरी, जिन्हें लोजपा रामविलास ने अपना प्रत्याशी बनाया है, वो चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ महेश्वर हजारी के बेटे सनी हजारी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सर, वहाँ ये कहा गया कि वहां पर दोनों उम्मीदवारों के बीच नहीं, बल्कि दोनों उम्मीदवारों के पिता के बीच की लड़ाई है। क्या कहेंगे सर? वहाँ की लड़ाई चुनाव में कम दिख रही है, चुनाव के बाद वहाँ की ज़्यादा दिखेगी। जब 2 नीतीश कैबिनेट के 2 मिनिस्टर्स के बेटे और बेटी चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों अलग-अलग गठबंधन से एक ही सीट पर लड़ रहे हैं, तो फिर सबकी लॉयल्टी टेस्टिंग होगी। नीतीश कुमार ने कहा भी कि जो लॉयल नहीं है वो बाहर जाएगा। इशारे-इशारे में महेश्वर हजारी को वो इशारा था। लेकिन क्या है कि वो सब चीज़ बाद में होगा। अभी क्या है कि उस सीट पर जो चुनाव हुआ, जो कॉम्बिनेशन है, महेश्वर हजारी ने अपने बेटे को उतरवा दिया, ठीक है।
महेश्वर हजारी इसलिए उतरवा सकते हैं क्योंकि वहाँ से वो सांसद रहे हैं। लेकिन उन्हें ये सोचना होगा कि जब वो सांसद थे तो वो एनडीए के उम्मीदवार के रूप में थे। वो सीट एनडीए की ही है। समस्तीपुर सीट पर रामचंद्र पासवान जीते हैं। रामचंद्र पासवान 2 बार जीते। बाई इलेक्शन उनके निधन के बाद से बाई इलेक्शन हुआ, प्रिंस राज भी जीते, 1 लाख वोट से ही जीते। लेकिन मार्जिन ठीक-ठाक रहा है और वो सीट लगभग एनडीए की रही है। तो वहाँ से सन्नी हजारी का इस बार भी निकल पाना मुश्किल है। शांभवी की एक अलग इमेजिंग हुई है, चूँकि उनके ससुर ये आचार्य किशोर कुणाल हैं, जिनका जुड़ाव हनुमान मंदिर से है, तो हिंदुत्व वाली बात है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। शांभवी के पति भूमिहार हैं, जो शायन कुणाल हैं, तो भूमिहारों का भी वोट मिलेगा। बाकी सब चीज़ों भी एनडीए के पक्ष की जो चीज़ें हैं वो भी है। आचार्य किशोर कुणाल भी प्रचार तक में गए हैं, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और शांभवी बहुत इस बार मुश्किल में नहीं दिख रही हैं। सन्नी हजारी के लिए ये पहला चुनाव थोड़ा-सा मुश्किल हो गया, जिसमें अगर वो हारते हैं तो वो भी हारेंगे और संभवतः उनके पिता की मंत्री पद की कुर्सी भी वो जा सकती है। सर, शांभवी के लिए पीएम मोदी ने भी प्रचार प्रसार किया, तो क्या इसका भी उन्हें असर उनके वोटिंग में हो सकती है? पीएम मोदी ने सबके लिए प्रचार कर दिया है। लगभग उन्होंने कोई सीट छोड़ी नहीं है। यहाँ पे बिहार में सब सीटों पर वो घूम गए। पटना साहिब, पाटलिपुत्र, सभी सीटों पर जहाँ पे भी वो जा सकते थे गए हैं और घूम फिर के आए हैं। तो असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि शांभवी की जो पोजीशनिंग है वो नरेंद्र मोदी ने पुख्ता की है। और शांभवी अगर चुनाव जीतती हैं तो वो सबसे कम उम्र की सांसद बन के जाएंगी लोकसभा की सांसद, सबसे कम उम्र की शांभवी उम्मीदवार हैं। और अब बात हम करेंगे आखिर में बेगूसराय सीट की। बेगूसराय सीट भी कई मायने में बहुत खास है। गिरिराज सिंह वहाँ से सांसद रहे हैं, 2 बार से जीतते आए हैं। इस बार भी वे बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाए। उनके सामने कम्युनिस्ट पार्टी के अवधेश कुमार राय हैं। सर, बेगूसराय की लड़ाई को लेकर आप क्या कहें? बेगूसराय की लड़ाई बहुत क्लियर है। पिछले बार वहाँ से कन्हैया चुनाव लड़े थे। आरजेडी ने तब सीपीएम को मतलब भाकपा को नहीं दिया सपोर्ट और तनवीर हसन को उतार दिया था। लेकिन कन्हैया और तनवीर हसन दोनों के वोट मिलाकर भी 2 लाख वोट से हारने वाली स्थिति थी। तो इस बार भी अवधेश राय वहाँ से उतरे हैं। भूमिहारों की सीट है, वो ले देकर भूमिहार ही वहाँ प्रोग्रेसिव में एक्टिव रहे हैं और भूमिहारों को ही वहाँ जीत मिलती रही है। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों ने, मुनाजिर हसन भी वहाँ से सांसद रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो भूमिहारों की सीट है। पिछले कुछ चुनाव में तो बिल्कुल भोला सिंह, गिरिराज सिंह, फिर गिरिराज सिंह आए, तो 4,22,000 वोटों से जीत का पिछला अंतर इस बार बहुत कम हो जाएगा। ये सोच पाना थोड़ा-सा मुश्किल है। वैसी परिस्थितियाँ भी नहीं हैं कि सीधी लड़ाई में अवधेश कुमार राय बहुत बड़े नेता गिरिराज सिंह के सामने हों, तो ये मुश्किल है। वो पोलराइजेशन वहाँ क्लियर दो तरफ़ा ही होगा, जिसमें लेफ्ट वाले लोग उनको वोट करेंगे अवधेश राय को, आरजेडी के भी लोग वोट करेंगे। लेकिन मेजर जो है वो उम्मीद यही है कि गिरिराज सिंह के साथ चीज़ें पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। सर, लेकिन गिरिराज सिंह को लेकर कहा गया कि उनका काफ़ी बेगूसराय में विरोध होता रहा है और बेगूसराय की जनता उनसे काफ़ी नाराज़ है। कई बार उनके गाड़ी को घेर कर जमकर प्रदर्शन भी किया गया। तो इसका असर कोई मतलब उनके वोटिंग पर? बिहार में 14 करोड़ की आबादी है। वहाँ 500 लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं तो बड़ी भीड़ कही जा सकती है। 1000 लोग इकट्ठे हुए और भी बड़ी भीड़ हो जाती है। लेकिन 10 लाख 11 लाख वोटिंग, एक सीट पर 10 लाख 11 लाख वोटर्स होते हैं, तो उसमें कितने लोगों ने विरोध किया, कितने लोगों ने क्या किया, ये मतलब मुश्किल है। अगर 100 लोग भी अगर उनके काफ़िले को घेर लें तो लगेगा कि हाँ, उनका काफ़िला घेर के, लेकिन 100 वोट से तो वो डिसाइड हो नहीं रहा। वो 4,22,000 से पिछला चुनाव जीते हैं, तो 4,22,000 बहुत मतलब बड़ा मार्जिन है। कन्हैया कुमार को उतने वोट भी नहीं आए थे। तनवीर और इनको कन्हैया को दोनों मिला दें तब वो आसपास वहाँ पहुँचे थे। तो 4 लाख वोटों का मार्जिन बहुत बड़ा है। विरोध उसके सामने बहुत छोटे स्तर का था। ऐसा नहीं है कि गिरिराज सिंह को एंट्री नहीं मिल रही है। सोशल मीडिया का ज़माना है, 50 लोग भी घेर लेते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं कि विरोध है, फलाना है, ढिमाका है। बहुत वैसी कोई स्थिति नहीं है जैसे विरोध के कारण उन्हें बाहर निकलना मुश्किल है या कुछ भी है। लोगों में नाराज़गी हो सकती है, बिल्कुल है। 10 साल से वो लगातार विधायक रहेंगे तो फिर मुश्किल होगी ही, लेकिन बहुत स्थिति वैसी नहीं है कि जो हार जाएँ वो, या मतलब बुरी तरह से उनके खिलाफ में माहौल चला जाए, ऐसा कहीं नहीं दिखा है। तो चौथे चरण में भी जिन सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें एनडीए के प्रत्याशियों की ही बढ़त मिलती हुई दिख रही है। अधिकतर सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों ने अपनी दबदबा बनाई है। हालांकि अभी हम जितनी भी बातें कर रहे हैं ये रिपोर्ट्स के हिसाब से कह रहे हैं 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो ही ये साफ हो पाएगा कि कौन से प्रत्याशी कितने मार्जिन से चुनाव जीतते हैं। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।